हाय एवरीवन, इट्स मी रंजना। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट है एक सीरीज का जो मैं बना रही हूँ और उस सीरीज का मेन फोकस है हाउ टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटी इन अ वेरी सिंपल वे। और इस तरीके से ऐसे लर्निंग हो कि हम जब कल को बुक खोलें तो हमें चीजें समझ आए। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो इस प्रिपरेशन में आते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, तो इनिशियली बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है jargon समझना, which are completely based on certain political terms. So here in these videos I have tried to simplify those terms, और ताकि जो ट्रांजिशन हो कि जहाँ पे हमको नहीं पता था इन चीजों के बारे में और अब हम एक बुक पढ़ रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ कैसे हो। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। And then we also saw that there are parts, 22 parts in our constitution. So the last part जो हमारा है उसका नंबर है 22, but अगर हम काउंट करें तो वो 25 parts हैं। And there are articles and then there are schedules, 12 schedules in the constitution. फिर हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट पार्ट शुरू होने से पहले, जैसे किसी भी बुक कोई भी फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है उससे पहले एक इंट्रोडक्शन या प्रेफेस दिया होता है, तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में उस इंट्रोडक्शन को बोलते हैं प्रियम्बल। और हमने ये भी देखा कि प्रियम्बल का यूज क्या है। प्रियम्बल बेसिकली हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है। एंड प्रियम्बल टेल्स अस द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। वो हमने देखा था कि इट्स अ सॉवरेन socialist secular democratic republic. And then we saw the objectives of the constitution which are given in the preamble, that is justice, liberty, equality and fraternity. And then we also saw the date on which the constitution was adopted by the constituent assembly, 26th November 1949. और हमने ये भी देखा that the preamble is part of the Constitution of India and preamble can also be amended. मतलब उसमें हम changes कर सकते हैं, और preamble आज तक एक बार change हुआ है, उसमें amendments एक बार आई हैं 1976 में by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. इस 42nd Constitutional Amendment Act को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। नाउ एक और चीज ये ध्यान में रखने वाली है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेज कॉल्ड बैक ऑफ बोरोइंग्स। इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स दिए हुए हैं वो इंस्पायर्ड हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से। अब वो कौन सी कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन है उनके फ्लैग्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, पेस्ट किए हैं। So if we see that these are about 10 countries जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है इंडियन द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक्चुअली ये मैंने फ्लैग्स इसलिए लगाए हैं फॉर माय बेटर मेमोरी कि मुझे वो फ्लैग देख के याद रहे कि कौन सी कंट्री कौन सी है। अब जैसे यूनाइटेड किंगडम और यूएस है, इनका फ्लैग आई थिंक इट्स सबको मोस्टली पता ही होता है, बट अगर फिर भी कभी कंफ्यूजन हो कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस के फ्लैग में क्या डिफरेंस है, तो we know that the United States of America has 50 states, so those 50 states are here represented by these 50 stars. of course ऑस्ट्रेलिया में उतने स्टार्स नहीं है, तो हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएस के मैप को। And then also this is the flag of Japan. इसको मैंने ऐसे याद किया कि it has the word pan, so here is the pan. And this is the flag of Ireland. और Ireland starts from I, India starts from I. तो अगर मैं इंडिया के मैप को 90 डिग्री टिल्ट कर दूं तो this is the map of flag of Ireland. नाउ जर्मनी से मुझे याद आता है जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन अगर हम देखें तो वो सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो वो उसको सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और वार्मथ चाहिए। तो उससे मैंने इसको ये याद किया था कि दिस इज ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, और ये लाइट है, सनलाइट है, और जर्मिनेशन हो रहा है और उससे जर्मनी। एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका, दिस इज साउथ अफ्रीका फ्लैग, और इसमें मैंने ऐसे लर्न किया कि if this is north, this is east, this is west and this is south. So South Africa के flag में एक line है जो south की तरफ point कर रही है। Now this is Canada, ये maple leaf से I kind of remember it.
और ये मैप एक्चुअली सोवियत यूनियन का है, जो अभी नहीं है, जो अर्स्ट वाइल जब हम रशिया को यूएसएसआर बोला जाता था, तो ये तब का फ्लैग है। एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस। और इसको मुझे याद मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि व्हेन आई वाज लर्निंग फ्रेंच, तो सारी बुक्स पे हर जगह फ्रांस का फ्लैग था, तो वो अपने आप ही रजिस्टर हो गया। So here the basic idea is, when you are learning something, try to attach it with different concepts also. यहाँ पे मैं एक और तरीका कर सकती थी कि इन सारी कंट्रीज की मैं कैपिटल्स लिख देती और फिर मैं उस कैपिटल से रिलेट करती कि कौन सा फीचर बोरो किया है, ताकि मुझे कंट्रीज के कैपिटल्स भी लर्न हो जाएं। ऐसे मैं करेंसी के साथ भी कोल रिलेट कर सकती थी हर एक फीचर को। So here I have used the map technique. Now, अब ये मैप, दिस इज द फ्लैग ऑफ जापान बिकॉज इट हैज अ पैन। अब इसमें एक ये है कि मैं अब इस सीरीज को ऐसे लेके जाने वाली हूँ कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जापान से एक हमने फीचर लिया है विच इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अब इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय को लॉ हम ऐसे याद तो रट सकते हैं कि हाँ ठीक है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा फीचर बोरो किया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बट इट विल बी गुड अगर हम इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को यही समझ लें, ताकि जब हम फर्दर स्टडीज करेंगे तो हमें ये वर्ड परेशान ना करे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एकदम से क्या आ गया। सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ समझने से पहले हमें एक आर्टिकल समझना होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, वैसे ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, और ये आर्टिकल हमें फंडामेंटल राइट्स के अंडर मिलता है। सो आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट। अब ये कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है procedure established by law, and this right is available to both citizens and non-citizens of India. अभी हम आगे चल के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में देखेंगे कि कुछ राइट्स हैं which are available only to Indian citizens, and there are certain rights which are available to both the citizens of India and non-citizens of India. So Article 21 is available to both. अब ये कह क्या रहा है लॉ? यहां तक तो समझ आता है कि किसी भी इंसान की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को उससे छीना नहीं जा सकता। कब तक? जब तक कोई एक प्रोसीजर, तब जब तक हम कोई एक्शन ना लें जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करे। अब क्या एक्शन? ये एक्शन लेजिस्लेटिव भी हो सकता है और ये एक्शन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है किसी इंसान की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड, तो वो जो लॉ बनेगा या वो एक्शन लिया जाएगा लेजिस्लेटिव, उसको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर वो प्रोसेस फॉलो करके एक लॉ बना है तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। उसके अगर उस लॉ के अकॉर्डिंग किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी या लाइफ डिप्राइव हो रही है तो वो हो सकती है, बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब दूसरे एक्शंस जैसे जैसे कभी कोई, हम मूवीज में देखते हैं कोई अरेस्ट होता है या किसी घर में कोई सर्च करनी होती है, तो पुलिस जो है वो वारंट के साथ आती है। अब वो वारंट क्या है कि हाँ एक प्रोसीजर है कि आप किसी को ऐसे ही नहीं अरेस्ट कर सकते, यू नीड टू हैव एन अरेस्ट वारंट। आप किसी के घर की तलाशी यूं ही नहीं ले सकते, यू नीड टू हैव अ सर्च वारंट। अब वो वारंट तो है, अब वो इस वारंट का क्या मतलब हुआ कि वो जो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, अगर हम किसी इंसान की लाइफ की लिबर्टी हम उससे ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल का मतलब हुआ कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या हुआ, और ये हमने कहाँ से बोरो किया? ये हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो। लेकिन एक और टर्म हम इससे, एक ऐसी टर्म है जिसको हम कई बार देखते हैं कि उसका कंपैरिजन होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से, जो कि है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक थोड़ा बेटर मैकेनिज्म है एज कंपेयर टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन टर्म्स ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन एक्शन, विच मीन्स कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई एग्जीक्यूटिव या
लेजिस्लेटिव एक्शन लिया गया है वो फॉलो तो करेगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट ऑल्सो इट हैज टू फॉलो फेयर एंड जस्टिफाइड रीजन। कि ठीक है, अगर मेरे पास, अगर पुलिस के पास वारंट है किसी को अरेस्ट करने का, तो उसके वो रीजनेबल होना चाहिए, वो जस्ट रीजन होना चाहिए। ऐसे ही आर्बिटरी कोई वारंट नहीं होना चाहिए। अगर वो वारंट है और अगर वो वारंट जस्टिफाइड है, तभी कोई पर्सन अरेस्ट हो सकता है। तो नीडलेस टू से इट गिव्स एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इन टेकिंग एक्शंस। अब इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे एक चीज लिखी है कि इट गिव्स मोर पावर टू जुडिशरी। जुडिशरी में क्या होता है, अभी हम वो भी पूरा देखेंगे कि यूनियन लेवल पे जुडिशरी और स्टेट्स लेवल पे जुडिशरी। लेट्स से हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे जुडिशरी में कोर्ट्स आते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोर्ट्स को एक पावर मिल रही है कि कोई भी अगर लॉ बना है या कोई भी एक एक्शन लिया जा रहा है, वो कितना जस्टिफाइड है या नहीं है, वो चीज हमें कौन बताएंगे, वो बताएंगी हमारी जुडिशरी। तो इन अ सेंस इट इज गिविंग मोर पावर टू जुडिशरी एंड दे कैन इंटरप्रेट लॉज. So here is the difference between the procedure established by law and due process of law. So due process of law is procedure established by law plus fair and just reason, whereas procedure established by law एक action है जो procedure को follow कर रहा है, पर वो fair है या just है उसका कोई mention नहीं है. इट्स नॉट दैट कि वो हमेशा ही अनफेयर होगा या वो हमेशा ही फेयर होगा, उसमें वहां उसका कोई मेंशन ही नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब. अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है साउथ अफ्रीका का फ्लैग. सो दिस इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इसमें हम पूरा समझेंगे कि अमेंडमेंट क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर क्या है. So this was about procedure established by law, and thank you so much for watching the video.